नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक गुणांक निकालना सीखेंगे। तो ये सांख्यिकी की अंतिम क्लास है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चतुर्थक विचलन लिखा है। तो चतुर्थक विचलन क्या होता है कि जैसे कोई आपको डाटा दिया होगा, यहाँ भी आपको ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा की बात आएगी। जैसा कि आपने सांख्यिकी में देखा, ज़्यादातर सवाल जो थे वो दो तरह के डाटा में किए जा रहे थे, जैसे कि एक ग्रुप्ड डाटा था, एक अनग्रुप्ड डाटा था। तो यहाँ पर जैसे कि जब अनग्रुप्ड डाटा दिया होगा तो Q1 और Q3 किस तरह से निकालेंगे, और जब ग्रुप्ड डाटा दिया होगा तो Q1 Q3 किस तरह से निकालेंगे, इसके दो अलग अलग फार्मूले हैं। तो जैसे कोई डाटा दिया होगा उसको पहले क्या करना है, क्रम में लिख लेना है, जैसा कि आप माध्यिका में लिखते थे। देन उसमें जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों का जो टोटल नंबर होता है वो यहाँ पर कैपिटल N है। देन उसके बाद n+1/4 करेंगे Q1 के लिए, और Q3 चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए उसमें 3 का मल्टीपल कर दिया गया है। इसके बाद यदि आपको सतत वर्गीकृत डाटा दे रखा है, सतत ऑब्लिक वर्गीकृत है ये, तो यहाँ पर जब डाटा इस तरह का ग्रुप्ड डाटा दे रखा हो तो आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले Q1 का n/4 निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको n/4 निकाल लेना है। अब n/4 जिस जगह पर मिलेगा उस सामने का डाटा जो होगा वो Q1 के लिए काम करेगा, और जब इसी में क्या होगा, n/4 जो निकालेंगे उसमें जब 3 का गुणा कर देंगे तो वो Q3 के लिए यहाँ पर काम करेगा। ये Q1 का हो जाएगा, ये Q3 का हो जाएगा। अब क्या करना होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा तो उसमें उसकी लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी, उन सब का जो चीज़ें दे रखी यहाँ पर यूज़ करेंगे। और देन CF क्या होगा, जो आपका संचयी बारंबारता निकलेगी, तो जो Q1 के सामने की संचयी बारंबारता होगी, जस्ट उसके पिछले वाली जो संचयी बारंबारता है उसका यहाँ पर डाटा लेना है। तो जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि Q3 तथा Q1 के तुरंत पिछले पद की संचयी बारंबारता है जो CF है। यहाँ पर वर्ग अंतराल की ऊपरी तथा निम्न सीमा, और n यहाँ पर बारंबारताओं का योग दे रखा है। यहाँ पर क्या n है, यहाँ पर जब सवाल में देखेंगे तो n है आंकड़ों की संख्या, और यहाँ पर n क्या है, बारंबारता का योग है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको डाटा क्या दे रखा है, ग्रुप्ड डाटा है कि अनग्रुप्ड डाटा है। और दूसरी चीज़, अगर किसी डाटा में फ्रिक्वेंसी दे रखी है, जब फ्रिक्वेंसी दे रखा होगा तो इस n का मान उस फ्रिक्वेंसी का योग हो जाता है, बारंबारता का योग हो जाता है, और जब फ्रिक्वेंसी न दी हो तब इसका मान आंकड़ों की संख्या होती है। तो इसका डिफरेंस आपको इस तरह से समझना है कि जब यदि आपको आंकड़ों में फ्रिक्वेंसी बारंबारता नहीं दी है तो n का मान जो होगा आंकड़ों की संख्या हो जाएगी, और जब बारंबारता दी होगी तो उस बारंबारता का योग हो जाता है। तो चलिए सवाल को लगा करके देखते हैं। जब सवाल लगाएंगे तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि पहला सवाल दे रखा है, लिखा है निम्नलिखित डाटा का चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होगा। तो यहाँ क्या है, विचलन गुणांक निकालना है। तो गुणांक के लिए जैसा कि आपने फार्मूला यहाँ पर देखा कि जब चतुर्थक विचलन निकालते हैं तो Q3 - Q1/2 होता है। जब उसका गुणांक निकालना होता है तो अंतर बटे योग होता है उनका, तो ये उनका चतुर्थक गुणांक निकल आता है। तो अभी इस सवाल में आपको दोनों चीज़ें निकालनी होंगी, चतुर्थक विचलन भी निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद चतुर्थक गुणांक निकाल लेंगे। तो चूंकि विचलन यहाँ पूछा नहीं है, बट यदि आप निकालने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से सवाल समझ पाएंगे। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस डाटा को आपको क्रम में लिख लेना है। तो क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटा डाटा जो है लिख लेंगे। तो यहाँ पर 70 हुआ, 70 के बाद सबसे छोटा है 100, 100 के बाद है 120, देन 150, देन 170, 190 और उसके बाद 250। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर Q1 निकालना है। Q1 की कंडीशन क्या थी कि Q1 निकालने के लिए करना होता है n+1/4, जहाँ पर n क्या है, आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़े कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7 दे रखा है। तो 7 + 1/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आया, सेकेंड टर्म। तो Q1 बराबर तो आपने यहाँ से निकाल लिया, वो क्या आ जाएगा, दूसरा पद, वो कितना हो गया, 100। अब इसी तरह से हम यहाँ पर Q3 निकालेंगे। तो Q3 में क्या करना होता है, 3 टाइम्स इसको कर देते हैं बस। तो जब इसको हम 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म्स निकल के आया था वो 3 × 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा, 6वां पद। ठीक, तो Q3 जो होगा वो 6वां पद हो जाएगा। अब 6वां पद क्या है, तो 2 2 4 2 6, तो ये 190 हो गया। अब आपसे सिर्फ ये चतुर्थक विचलन पूछता तो आपके लिए बहुत आसान था कि चतुर्थक विचलन जो है वो निकालने के लिए आपको क्या करना था, Q3 - Q1/2 बस।
तो यहाँ कितना होता 190 माइनस 100/2, तो कितना होता 90/2, तो ये आ जाता 45। बस इसका आंसर 45 हो जाता है। परंतु यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, चतुर्थक विचलन गुणांक। तो गुणांक के लिए क्या होता है, अभी आपने देखा कि गुणांक के लिए फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। तो जब यहाँ पर करेंगे तो आपने देखा कि जब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस तो 90 हो गया, और जब इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। चूँकि 100 प्लस 190 तो 290 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, तो 29 से हम 9 में भाग देंगे। तो सबसे पहले तो ये भाग जाएगा ही नहीं, तो क्या करना होगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा करके यहाँ 90 हो गया। अब देखो 30 × 90 3 बार तो चला ही जाएगा क्योंकि 29 है, तो 3 से जब भाग दिया तो 87 हो जाएगा ये। अब इसके बाद यहाँ पर 3 आया, फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 30 हुआ तो एक बार जाएगा, तो अब यहाँ पर 29 हुआ तो 1 आ गया। अब फिर यहाँ पर जब एक 0 बढ़ाएंगे तो 10 आया, तो ये तो अभी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, एक 0 बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाएंगे। अब ये क्या हुआ कि 100 हो गया, तो फिर 3 बार जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 0.3103, तो इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से जब आपको सिंपल डाटा दिया हो तो इस तरह से उसका चतुर्थक विचलन गुणांक और चतुर्थक विचलन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर जैसे दे रखा है कि निम्नलिखित डाटा का चतुर्थक विचलन क्या होगा। अभी आपने क्या निकाला, पिछले सवाल में चतुर्थक विचलन गुणांक निकाला, यहाँ पर चतुर्थक विचलन पूछ रहा है, तो इसको भी बहुत आसानी से आप उसी तरह से लगा सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, सबसे छोटा है 55, देन उसके बाद 105, देन उसके बाद आप देखेंगे तो 120 और 150, देन 170, 180, 200 और 210। तो आपने यहाँ पर डाटा लिख लिया, तो 3 3 6 2 8। अब यहाँ पर है 8 दे रखा है, तो आपको क्या करना, Q1 निकालना। तो Q1 के लिए क्या करना होता है, जैसा कि फार्मूला इसका सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, n/n+1/4 करेंगे। तो अभी आपको क्या देखा है, n बराबर 8 है, तो 8 1 किया और बटे 4, तो कितना हो गया ये तुम्हारा 4 दूना 8.25। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करना होता है कि 2 का तो दूसरा पद हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, प्लस ये जो 0.25 आया, आप इस 0.25 इंटू क्या करना होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये लिखना होगा, तब इसकी वैल्यू निकलेगी। तो द्वितीय पद इसमें क्या है 105, तो आपने यहाँ 105 तो लिख ही लेना है, प्लस 0.25, यहाँ तीसरा पद क्या है आपका 120, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 105। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.025 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो इतना कितना हो जाएगा 3.75। ठीक, तो इस तरह से ये टोटल कितना हो गया 108.75 हो गया। 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30, 7 37 होता है, इसलिए इस तरह से इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया। तो आपका इस तरह से Q1 ये निकल कर आया। अब आपको क्या करना है, Q3 निकालना है। तो Q3 में क्या होता है कि यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 3 का मल्टीपल करते हैं, तो आप डायरेक्ट ये जो टर्म निकाला इसमें 3 का मल्टीपल कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6.75 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक छठा पद 1 2 3 4 5 6, छठा पद आपका कितना आ गया 180, प्लस यहाँ पर क्या होगा 0.75। अब क्या करना होगा, सातवां पद ये है जो 7th टर्म और ये है 6th टर्म, तो यहाँ क्या होगा 7th माइनस 6th टर्म, इस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 200 माइनस 180, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 0.75 इंटू 20 करोगे तो 75 दूना 150 होता है, 1 0 ये हुआ, तो यहाँ से आपको 15 मिलेगा। तो 180 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 195। आपने क्या किया, Q1 और Q3 की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका चतुर्थक विचलन निकालना है। तो चतुर्थक विचलन का फार्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे। तो चतुर्थक विचलन जो होगा, चतुर्थक विचलन बराबर होता है Q3 माइनस Q1 अपान 2। अब यहाँ पर Q3 क्या निकल के आया 195 माइनस Q1 कितना था 108.75। ठीक, ये जो लिखा है और बटे 2। अब आप देखो कि यहाँ पर 0.75 है, इससे अगर एक इसको दे दें तो 100 में 0.75 गया तो कितना बचेगा
लास्ट में 25 बचेगा। अब यहाँ पर बचा 94, 100 से 100 हटा दिया, 94। अब 94 में 8 हटाना है, तो 4 से 4 गया बटा 4, तो 90 में 4 गए तो कितना आएगा 86। इस तरह से आप इसको घटा लिए, इसके बाद 2 से इसको भाग देना है, तो कितना होगा 43 दूनी 86 होता है 0.1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 का कितना होता है आधा 12.5। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 43.125, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो आपने एक चीज़ भी देखी कि जब सम डाटा दिया हो और पॉइंट में दिया होता है, तो जो पॉइंट की वैल्यू होती है उससे बड़े टर्म्स को उस जिस टर्म्स में दे रखा है उससे घटा करके और इसका मल्टीपल करके निकालते हैं। तो अगर इस तरह का दिया हो, जब सम दिया हो तो आप इस तरह से निकालेंगे। विषम में भी अगर पॉइंट में दे रखा है तो आपको इसी तरह से निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है तालिका में दर्शाया गया डाटा का चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक बताइए। इसमें दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि डाटा दे रखा है जो कि यहाँ पर डिस्क्रीट डाटा दे रखा है, बीच में इसमें गैप है, जैसे 5 से 7 है, 8 से 10 है। तो यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यू नहीं है, इसको क्या है सतत नहीं है, बट इसे वर्ग अंतराल में दे रखा है। चूँकि ये वर्ग अंतराल है, वर्ग चिन्ह नहीं है, ये यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखना चाहिए था, वर्ग अंतराल। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम कंटिन्यू में बदल सकते हैं। ये बदलने के लिए जैसे आप मेरी पिछली क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि जो निम्न सीमा होती है उसमें घटा देते हैं 0.5 और जो उच्च सीमा होती है उसमें 0.5 जोड़ देते हैं। तो इसको अगर हम वर्ग अंतराल में बदलना चाहते हैं, जो भी कि वर्ग अंतराल और वो भी सतत के लिए, सतत वर्ग अंतराल में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको 4.5 से 7.5 हो जाएगा, ये 7.5 से ये हो जाएगा 10.5 और ये आपका हो जाएगा 10.5 से 13.5 और ये हो जाएगा आपको 13.5 से 16.5, इधर हो जाएगा 16.5 से 19.5 हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये आपका जो ग्रुप्ड डाटा हो गया और सतत भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको f निकाल लेना। तो f यहाँ पर आपको दे रखा है, इसका कितना 14, 24, 38 और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 4। अब इसको क्या करना है, CF निकाल लेना है। तो ये संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा जब इसमें को जोड़ोगे तो 38 हो जाएगा, 38 दूनी 76 हो जाएगा और 20 96 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि समेसन f इक्वल टू कैपिटल N होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो CF की लास्ट वैल्यू होती है। तो ये 100 हो जाएगा, चाहे तो इसको आप जोड़ के देख लीजिए। तो 38 दूनी 76 और 20 क्या होगा 96, 400 वही आ गई। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है कि Q1 निकालना है। तो Q1 ऐसी सिचुएशन में निकालने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया था, Q1 बराबर क्या है L प्लस, तो यहाँ पर L क्या हो जाएगा निम्न सीमा, ठीक, प्लस L की अपर सीमा माइनस L की लोअर सीमा बटे यहाँ पर F हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा AN/4 माइनस CF। ठीक, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको निकालना है इसकी सीमा। तो सीमा निकालने के लिए जैसा कि आप पिछली क्लासों में आप EN/2 निकालते थे, ठीक है, वहाँ मध्यमान माध्यिका बहुलक के में जब काम कर रहे थे तो EN/2 निकालते थे जब फ्रिक्वेंसी और इस तरह से डाटा दिया होता था माध्यिका वगैरह निकालने के लिए और बहुलक निकालने के लिए, जब ये फार्मूला लगाते थे। बट यहाँ आप क्या चतुर्थक में काम कर रहे हैं। चतुर्थक में क्या होगा कि आपको 4th टर्म से भाग देना होगा, जैसे N/4 करना होगा। वहाँ माध्यिका थी, मध्य में था तो 2 से, या चतुर्थक है तो 4 से। तो यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता में जो AN/4 ढूंढना होगा। तो जब भी चतुर्थक का सवाल आए तो आपको ये याद रखना है और फ्रिक्वेंसी दी हो तो AN/4 निकालना होगा। क्या निकालना होगा AN/4, और उसको कहाँ देखना होगा संचयी बारंबारता में आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ पर AN बराबर आपको 100 दिया है, बटे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब आपको संचयी बारंबारता में देखना कि 25 कहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे आप देखेंगे कि 25 तो देखेंगे कि 14 से 38 के बीच में है, तो हमें क्या लेना होता है ऊपरी सीमा। तो यहाँ पर 25 के बाद सबसे बड़ी जो पहली संख्या है वो कितना 38 है। तो इस तरह से आपने देखा कि Q1 के लिए जो आपको डाटा मिला वो ये डाटा आपको मिला, मतलब Q1 की ये अपर सीमा, लोअर सीमा वर्ग अंतराल की, और Q1 की बारंबारता, Q1 की संचयी बारंबारता, सब आपको ये
Q1 की मिल गई। इसी तरह से अब ये आपका Q1 के लिए हो गया। अब आपसे बोलता है Q3 के लिए, तो Q3 के लिए क्या करना होगा, 3 का इसी में मल्टीपल कर देना होता है, ठीक। तो अब ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 75 कहाँ मिल रहा है, तो आप देखेंगे 76 है, 75 तो है नहीं, मगर नेक्स्ट बड़ा जो नंबर है वो ये है। तो ये जो आपको डाटा मिलेगा यहाँ पर, ये आपका Q3 का डाटा, संपूर्ण डाटा हो गया। अब यही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो Q1 के लिए लोअर लिमिट कितनी हो गई, तो यहाँ देखेंगे कि 7.5 लोअर लिमिट हो गई, प्लस अपर लिमिट कितनी है 10.5, तो 10.5 माइनस 7.5 करेंगे, अपान इसकी बारंबारता कितनी है, तो देखा आपने 24 है। यहाँ पर क्या करना होगा, n/4 तो आपको पता ही 25 है, माइनस जैसे कि CF यहाँ बताया था कि संचयी बारंबारता, जो इसकी संचयी बारंबारता निकलती है उससे जस्ट पीछे की संचयी बारंबारता लेते हैं। तो इस केस में यहाँ कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इसको आपको पूरा कैलकुलेट करना है। तो 7.5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10.5 में 7.5 गए तो 3 आ जाएगा, 3/24 हो जाएगा। और इधर जब आप करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 3 8 24, तो इधर नीचे 8 आ गया। तो ये क्या होगा, 7.5 प्लस 11/8 है। तो 8 एकन 8 और 3 11, तो 30 हुआ। तो दशमलव लगाएंगे और 3 है तो 8 त्रिका 24 और 24 6 30, तो 6 हुआ। तो 8 7 56 और 56 4 60, तो 4 हुआ, 8 5 40। तो ये क्या निकल के आया, 1.375। यहाँ कितना है, 5 है। तो इसको अगर 500 मान लें दशमलव के बाद में, तो ये 300 है। तो 5 3 875 हुआ दशमलव के बाद, और यहाँ पर 7 है और एक 8 है। तो इस तरह से 8 दशमलव यहाँ कितना हो जाएगा, 875। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, Q1 की। अब आपको Q3 की वैल्यू निकालनी है। तो Q3 के लिए क्या करना होगा आपको, L1। अब यहाँ पर L निम्न सीमा इसकी जो है लोअर लिमिट, वो क्या हो जाएगी 10.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 10.5, ठीक, प्लस अब क्या करना होगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको घटा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका आंसर तो 3 ही होगा। इसकी बारंबारता क्या होगी, तो बारंबारता तो आप देखेंगे कि 38 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर क्या होगा कि n/4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3n/4, तो ये हो जाएगा 75 माइनस, अब इसकी संचयी बारंबारता कितनी लेंगे, तो इसके जस्ट पीछे की लेंगे संचयी बारंबारता, तो यहाँ कितना हो जाएगा 38। तो ये आपका 38 यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो देखेंगे कि 38 है, तो ये कितना आ जाएगा 37, और यहाँ पर 10.5 प्लस 3/38 इंटू 37। तो जब आप 38 में 37 में 38 का जब भाग देंगे तो ये जाएगा 0.9। तो यहाँ पर 0 बढ़ाया तो 9 8 72 और 9 3 27 और 7 34 होता है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये आपको यहाँ पर 6 में 4 गए 2, तो आप देखेंगे 28 आया। अब आपको क्या करना है, 0 बढ़ा देना एक। तो ये आपको 9 बार तो किसी हाल में नहीं जाएगा, तो 8 बार दे के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64 केरी 4 हो जाएगा, और 8 त्रिका 24 और 6 30, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपका ये 7 बार जाएगा। तो 7 8 56 और 7 त्रिका 21 और 5 26, तो 266 हुआ। तो 66 और 4 70, तो ये कितना आ गया, 14 आ गया। तो इस तरह से फिर जब इसमें आप एक 0 बढ़ा लेंगे तो 3 चौको 12 और 8 चौक 32, तो आप देखेंगे कि 3 बार भी नहीं जाएगा, तो फिर 2 बार आपको देना होगा। तो 2 8 16, तो 38 दून 76 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 13, और 13 में 7 गए तो 7 6 13, तो आप देंगे 64 आया। तो 38 3 बार चला जाएगा, आप यहाँ पर इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया कि इसका जो भाग देकर देख लिया 3 आ गया। अब इसमें क्या करना है, 3 से इसको गुणा कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.5 प्लस, जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 30 7 21 केरी 1, और 3 9 27 28 29, 3 9 27 और 2 29 हुआ, ठीक। तो अब क्या है, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। अब जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 9 5 14 केरी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 दशमलव, इस तरह से 13.419 आपका निकल करके ये Q3 आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है कि चतुर्थक विचलन निकाल लेना। तो चतुर्थक विचलन कैसे निकालेंगे, तो वो होता है Q3 माइनस Q1/2।
2। तो इसको घटाइए तो 13.4, इसको 2 लिख लेंगे, 9 है तो इसको 2 लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पर आपने निकाला कितना है 8.875, 8.875। अब इसको आप घटाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसके बटे 2 है तो 2 बाद में इसको भाग दे लेंगे, पहले इसको घटा लेते हैं। तो 10 में 5 गए 5, और यहाँ 11 में 7 गए, 7 4 11 होता है, और यहाँ 3 है तो 13 में 8 गए तो 5 आया, और यहाँ आपका 12 में 8 गए तो 4 हुआ, बटे 2 आएगा। तो अब इसको जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 2.277 इसका वैल्यू जो कि आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका इसका वैल्यू जो इसमें मैच कर रहा है वो ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैच कर रही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जब आपको गुणांक निकालने के लिए बोला जाएगा तो गुणांक के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे कि गुणांक भी पूछा है तो आप निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1 होगा। तो यहाँ पर आपको जैसे डाटा दे रखा है तो उसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो 13.42 माइनस 8.875 बटे 13.42 प्लस 8.875, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है 0.21 ही आएगा। तो इसको आप प्लीज़ कैलकुलेट करके देखिएगा, यदि नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी भी कुछ प्रैक्टिस होगी कि किस तरह से सवाल को लगाना है। बिना प्रैक्टिस के आप इन सवालों को नहीं लगा पाएंगे, फिर बाद में जब एग्ज़ाम में आएगा तो पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, तालिका में दर्शाए गए डाटा का चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर विचलन तथा विचलन गुणांक दोनों चीज़ें पूछी गई। यहाँ पर देखेंगे ये सतत डाटा नहीं दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अनग्रुप्ड डाटा है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये प्रॉपर आरोही क्रम में लिखा रखा है, यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है। अब इसको किस तरह से हल करेंगे, वहाँ तो लिमिट वगैरह दे रखी थी तो आपने क्या किया, लिमिट वाला फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर किस तरह से लगाएंगे उसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको x लिख लेना है। तो x की वैल्यू कितनी है, 10, 11, 12, 13 और 14। देन यहाँ पर f दे रखा है, वो कितना है, 3, 12, 18, 12 और 3। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको संचयी बारंबारता निकाल लेनी है। 3, 15, 18, 15, 33 और 33, 12, 45 और 45, 3, 48। अब आपको क्या करना है कि जैसा कि बताया था कि समेसन f इक्वल टू कैपिटल N होता है, और वो वैल्यू जो होती है संचयी बारंबारता की लास्ट वैल्यू होती है। तो ये आपको 48 मिल गई। जैसा कि आपको ये भी बताया कि चतुर्थक वाला जो सवाल होता है उसमें n/4 कैलकुलेट करते हैं Q1 के लिए। तो Q1 के लिए n/4 करना है तो कितना हो जाएगा, 48/4। तो कितना आया, 12 आया। इसको क्या करना है, संचयी बारंबारता में आपको ढूंढना है। तो ये संचयी बारंबारता में 12 कहीं है, नहीं है, तो क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो 12 के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 15 है। तो 15 के सामने का जो डाटा है आपका, ये जो डाटा है सारा ये Q1 के लिए वैलिड हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए Q1 की बारंबारता कितनी है, तो 12 है, और Q1 का ये जो डाटा है वो कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q1 बराबर जो आपका निकल के आएगा वो 11 हो गया। ठीक, इसी तरह से अब आपको यहाँ पर Q3 निकालना था, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा n/4। तो अभी 12 निकला तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखेंगे 36 कहाँ पर मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि 36 तो नहीं है, मगर 36 के बाद सबसे बड़ी संख्या 45 है। तो ये वाला डाटा यहाँ पर इसमें मैच कर गया। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, Q3, वो कितना हो गया, 13। अब इसको बहुत आसानी से इसका विचलन आप निकाल लेंगे। तो विचलन बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थक विचलन जो है Q3 माइनस Q1/2। तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 11/2, तो 2/2, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया कि विचलन जो हुआ 1 हुआ। अब देखेंगे कि 1 किस में लिखा है, तो सिर्फ इसी में लिखा है। एग्जाम में भी इस तरह से आपको क्वेश्चन में देखना हो सकता है कि एक आंसर निकाले हो और वही केवल एक ही ऑप्शन में दिया हो, दूसरे में कहीं ना दिया हो, तो दूसरा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्ट 1 आंसर आया और 1 कहीं नहीं दे रखा, तो इसका आंसर ए ही होगा। अब चलिए इसका मैं दूसरा पार्ट भी निकाल करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर विचलन गुणांक की बात कर रहा है,
तो जब गुणांक निकालेंगे चतुर्थक विचलन गुणांक, तो क्या करना होता है, Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का तो आपने देख ही लिया कि 13 माइनस 11 तो 2 होता है, 13 प्लस 11 कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो गया। अब जब भाग देंगे 1 में 12 का, तो दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे तो 10 आया, फिर भी नहीं जाएगा, तो अब 100 हुआ। 100 में क्या हो जाएगा, 12 × 96। अब 96 और 400 होता है तो 40 हुआ, तो 12 × 3 = 36। आप जितनी बार भी करेंगे 3 3 3 ही आएगा। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपने जिसका विचलन गुणांक निकाला वो 0.083 आया। तो इस तरह से आपका आंसर इसका ए हो गया। तो इस क्लास में आपने चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक गुणांक निकालना सीखा। और जब डाटा आपका सतत दिया हो, ग्रुप्ड डाटा दिया हो, अनग्रुप्ड डाटा दिया हो, फ्रिक्वेंसी वाला डाटा हो, बिना फ्रिक्वेंसी वाला डाटा हो, तो किस तरह से किस फार्मूले का कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो सब चीज़ें आपको इस क्लास में बताई गई। इनका आप अच्छे से 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों पे, तब आप पूर्णतया समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में इन्हें आसानी से हल कर पाएंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।